वेलकम टू यूपीएससी प्रेप एंड दिस इज़ निमिश कपूर। आज हम जानेंगे रेगुलेटिंग चार्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के बारे में 1773 से 1935। दैट मीन्स रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक जो सारे रेगुलेटिंग चार्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स है उसको आज हम कवर करेंगे। तो टू बिगिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि व्हाट वर द सिचुएशंस और डेवलपमेंट्स बिफोर 1773। तो एज यू नो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुई थी। उसके बाद दीवानी राइट्स आर रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो इनको मिले ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1767 में फर्स्ट इंटरवेंशन हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट की और उन्होंने डिमांड किया 10% ऑफ प्लंडर अमाउंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लंडर किया था। 1765 से 72 तक डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रहा बेसिकली पूरा बंगाल में, वेयर कंपनी हैड द अथॉरिटी, कंपनी के पास अथॉरिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो डेलीगेटेड थी, बट एंड इट्स इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जिसके पास अथॉरिटी थी जो फेस थे, बट उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं थी बिकॉज दीवानी राइट्स तो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। सो देयर आफ्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रेगुलेट द कंपनी अफेयर्स इन इंडिया। एक चीज़ याद रखिए, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे वो चार्टर एक्ट्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हो, दे ऑल वर पास बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिया के मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो पास किए थे, चाहे वो ईस्ट का इंडिया कंपनी के लिए हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए हो, राइट। दिस इज द डिफरेंस। और रेगुलेटिंग एक्ट चार्टर एक्ट में क्या फ़र्क है? रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स इंडिया में, और चार्टर एक्ट ट्रेड की पावर्स देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में, राइट। ये बेसिक डिफरेंस है। सो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसके प्रोविजंस जान लेते हैं। सो गवर्नर ऑफ बंगाल, जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी और गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, बट इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एक पोस्ट, और ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और इसके साथ क्रिएट किया गया काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जो वाज टू बी इलेक्टेड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का वो इलेक्ट करेगा ये काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। जो चारों मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, उनके पास वोटिंग राइट्स रहेंगे अलॉन्ग विद गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के पास एडिशनल कास्टिंग वोट रहेगा अगर देयर इज अ टाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट क्रिएटेड सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा इन 1774, रेगुलेटिंग एक्ट, एंड विद चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा सेटअप हुई विद चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। It strengthened the control of British government over company by requiring the court of directors to report on its revenue, civil and military affairs. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल अपना एक्सरसाइज करना शुरू हुई कंपनी के ऊपर, उनको ये कह के कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब अपना रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। क्या था इंपॉर्टेंस इस रेगुलेटिंग एक्ट का, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का? तो पहला स्टेप था ये गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पहला स्टेप था जब फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना और रेगुलेट करना चाहा ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को फर्स्ट टाइम, राइट। दिस वाज 1773, सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉग्नाइज किया फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, यस, ईस्ट इंडिया कंपनी हैज सर्टेन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो लेट असेस द एक्ट। क्या हाउ वाज दिस एक्ट ओवरऑल? सो रोल ऑफ गवर्नर जनरल कर्टेल कर दिया गया क्योंकि वीटो पावर नहीं दी गई, कास्टिंग वोट दिया गया क्योंकि 4 लोगों का काउंसिल साथ में क्रिएट हुआ। फील्ड ऑफ जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के लिए डिफाइन नहीं हुई, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी आने वाले सालों में। And it did not openly assert the sovereignty of British Crown. तो ओवरऑल ब्रिटिश क्राउन के अंडर डायरेक्टली नहीं आया, इट जस्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेटेड द अफेयर्स ऑफ द कंपनी।
neither gave British government definite control over the company nor directors definite control over servants. दोनों मतलब एक डेफिनेट कंट्रोल नहीं आया, बी इट कंपनी बी इट ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड इट मेड बॉम्बे एंड मेड्रास सबॉर्डिनेट टू बंगाल, बट दिस अथॉरिटी वॉज इनसफिशिएंट. तो बंगाल और बॉम्बे में तो गवर्नर रहे, बट जो बंगाल में तो गवर्नर जनरल बन गए, मेड्रास और बॉम्बे में गवर्नर. तो जो गवर्नर जनरल थे उनके पास बिकेम सुपीरियर टू द गवर्नर्स इन बॉम्बे एंड मेड्रास प्रेसिडेंसी. तो वो सबॉर्डिनेट बन गए बंगाल के गवर्नर जनरल से. तो इफ वी असेस दीज आर द ब्रॉडर आउटलाइंस ऑफ द असेसमेंट पॉइंट्स ऑफ द एक्ट. अमेंडिंग एक्ट आया 1781 का, एक सेपरेट, अगर इसको रेगुलेटिंग एक्ट नहीं बोलेंगे, ये अमेंडिंग एक्ट है 1781 का. बेसिकली इसने एग्जेम्प्ट किया, इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो पहले जो जुरिस्डिक्शन डिफाइन नहीं थी सुप्रीम कोर्ट की, अब उसको डिफाइन किया गया और उसको गवर्नर जनरल को और उसकी काउंसिल को एग्जेम्प्ट किया गया जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी. Also, it exempted servants of the company from jurisdiction of the Supreme Court for their official actions. इन्होंने excluded the revenue matters and the matters arising in the collection of revenue for jurisdiction. तो प्राइमरी अमेंडिंग एक्ट का क्या लॉजिक था? सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को डिफाइन करना. तो वो ही इन्होंने इसमें डिफाइन किया. इसमें इवन रेवेन्यू मैटर्स जो थे वो कंपनी के, उसको भी एक्सक्लूड किया जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से. Or it provided that Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta, civil inhabitants of Calcutta. It laid down that appeals from provincial courts, जो अपील है provincial court से, could be taken to the Governor General in Council and not to Supreme Court. ये बहुत important है. जो भी अपील आती है provincial court से वो Supreme Court नहीं जाएगी, but वो Governor General in Council जाएगी. तो अब आता है नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. 1773 के बाद 1784 बीच में एक अमेंडिंग एक्ट था 81 का. इसने एक नई अथॉरिटी क्रिएट की. उस अथॉरिटी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल. बोर्ड ऑफ कंट्रोल. पहले क्या था, एक और अथॉरिटी थी, अब वो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. तो बेसिकली अब दो हो गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. तो इस एक्ट ने डिस्टिंग्विश किया बिटवीन कमर्शियल फंक्शन ऑफ द कंपनी अंडर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो कमर्शियल उनका फंक्शन है, टू रेगुलेट द कमर्शियल फंक्शन ऑफ द कंपनी. और पॉलिटिकल फंक्शंस अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आएंगे. ये बोर्ड कंट्रोल कंसिस्ट करेगा एक चांसलर का, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एंड 4 मेंबर्स ऑफ द प्रीवी काउंसिल. ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आएंगे. तो इसके पास पॉलिटिकल फंक्शन रहेगा. ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल was allowed to supervise. तो इसको अलाउ किया गया supervise all civil and military operations of company. पॉलिटिकल फंक्शंस तो है ही हैं, बट इसके अलावा ये सुपरवाइज करेगा सारे सिविल और मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. और नंबर ऑफ मेंबर्स जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे वो रिड्यूस कर दिए 3, ऑफ होम कमांडर इन चीफ वॉज टू बी 1. जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, उसका रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ मेंबर्स टू 3, ऑफ होम द कमांडर इन चीफ वॉज टू बी 1 ऑफ द मेंबर्स. क्या इंपॉर्टेंस था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का? ब्रिटिश क्राउन वॉज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स. कैसे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट कर दिया और उसमें अब मेंबर्स जो डायरेक्टली ब्रिटिश मेंबर्स पार्लियामेंट के थे, जैसे प्रीवी काउंसिल क्रिएट हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर. तो ब्रिटिश क्राउन को सुप्रीम कंट्रोल मिल गया कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में. कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया. क्या? लेट्स लुक एट द क्रिटिसिज्म ऑफ द एक्ट. इसने एक नया वर्जन ऑफ डुअल गवर्नमेंट क्रिएट किया. नया वर्जन, एक कमर्शियल फंक्शंस के लिए बना दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पॉलिटिकल फंक्शन के लिए बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल. और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर कर दिया सुपरवाइज ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, बट उसके पास इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव पावर नहीं थी. नो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव पावर. सुपरवाइज करेगा बट एग्जीक्यूटिव पावर ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करने को नहीं थी.
अब अगेन एक एक्ट ऑफ 17, ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है, ये भी एक यू कैन से एक अमेंडिंग एक्ट है. सो रिमेंबर 1773 फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बाद 1784 आया. अब ये एक्ट ऑफ 1786 अमेंड करता है, ये प्राइमरीली इंट्रोड्यूस किया गया ताकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंट्रोड्यूस किया जाए इंडिया में एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. इससे पहले हम वॉरेन हेस्टिंग्स थे टिल 1786. तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. उन्होंने दो डिमांड रखी कि मुझे ये दो डिमांड मीट होंगी तब मैं गवर्नर जनरल और पोस्ट एक्सेप्ट करूंगा. वो है कि गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस, कि स्पेशल केसेस में मुझे वीटो मिले, और दूसरा कि मैं कमांडर इन चीफ भी रहूंगा, आई विल बी द कमांडर इन चीफ. तो ये एग्री हुई और इसीलिए ये एक्ट ऑफ 1786 पास हुआ, ये दो डिमांड्स को अप्रूव करने के लिए. तो डिफरेंस क्या है रेगुलेटिंग एक्ट एंड चार्टर एक्ट में, हमने पहले भी जान लिया, तो एक बार जान लेते हैं दोबारा बिफोर वी जंप ऑन टू द चार्टर एक्ट्स. रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया टू रेगुलेट अफेयर्स ऑफ कंपनी इन इंडिया. दो है प्राइमरी, 1773 एंड 1784. चार्टर एक्ट डेल्ट विद रॉयल चार्टर फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी टुवर्ड्स ट्रेड. तो रॉयल चार्टर प्रोवाइड करने के लिए फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड के लिए डिफाइन किया गया क्या क्या वो ट्रेड कर सकते हैं स्पेसिफिकली ईस्ट इंडिया कंपनी. अब आते हैं चार्टर एक्ट पहला 1793. तो ये चार्टर एक्ट इसने एक्सटेंड की फर्स्टली पावर्स टू गवर्नर जनरल. तो इट एक्सटेंडेड ओवरराइडिंग पावर टू गिव लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी. जो 1786 के एक्ट ने किया था जो सिर्फ कॉर्नवालिस के लिए, वो एक्सटेंड कर दिया बेसिकली जो ओवरराइडिंग पावर है, कमांडर इन चीफ वाली नहीं, ओवरराइडिंग पावर्स इन स्पेशल केसेस जो दी गई थी वो एक्सटेंड की गई. अपॉइंटमेंट्स ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स, रॉयल अप्रूवल मैंडेट was mandated for the appointment of governor general, governors and commander in chief. जब भी अपॉइंटमेंट होगी गवर्नर जनरल की, गवर्नर्स की या कमांडर इन चीफ की कंपनी की इंडिया में, उसके लिए रॉयल अप्रूवल मैंडेटरी कर दिया गया. सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वर डिबार्ड फ्रॉम लीविंग इंडिया विदाउट परमिशन, डूइंग सो वुड बी ट्रीटेड एज रेजिग्नेशन. अगर कोई भी सीनियर ऑफिशियल कंपनी का बिना परमिशन के इंडिया से जाता है, उसको पहले तो डिबार कर दिया गया, अगर वो जाता है उसको रेजिग्नेशन के तौर पर ट्रीट किया जाएगा. पेमेंट्स ऑफ ऑफिशियल्स, ये जो है चार्टर एक्ट 1793, इसने ले डाउन किया दैट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो 1793 ने ये लिखा कि कोई भी मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ बैठा है? लंदन में बैठा है. वहां कौन है? चांसलर है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, प्रिवी काउंसिल. उनकी सैलरी और उनके स्टाफ की सैलरी कहां से आएगी? इंडियन रेवेन्यू से आएगी. एंड इट कंटिन्यू टिल 1919. द कंपनी वाज आल्सो आस्क्ड टू पे 5 लाख पाउंड्स एनुअली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर पेइंग इट्स नेसेसरी एक्सपेंसेस. अब हर साल 5 लाख पाउंड कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना. अब नेक्स्ट आता है बिफोर, अब 1793 ऑनवर्ड्स चार्टर एक्ट चल रहा है. व्हाट आर द कंडीशंस बिफोर 1813, जब नेक्स्ट चार्टर एक्ट आया? तो पहले एक बार ये देख लेते हैं. तो कंडीशंस प्रीसीडिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इंडस्ट्रियलिस्ट सॉ इन इंडिया अ लार्ज सिक्योर मार्केट फॉर सेलिंग फैक्ट्री गुड्स. अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो लंदन में थे या यूके में थे, उनको लगा कि इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है और वो अपने यहाँ गुड्स ईजिली सेल कर सकते हैं. कंपनी रूल इन इंडिया हैड टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर टू इंश्योर कंडीशंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर टू मेक इंडिया कैप्टिव मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड. तो वहाँ कंपनी को लगा कि हमें अब लॉ एंड ऑर्डर को भी इंश्योर करना है, ताकि कल को अगर हमें गुड्स यहाँ सेल करने हैं अपने, तो उसके लिए एक गुड राइट लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए. तो इवेंजलिस्ट लाइक चार्ल्स ग्रांट एंड विलियम विल्बरफोर्स आर्ग्यूड ब्रिटिश टू assimilate इंडियंस टू प्रमोट सिविलाइजेशन एंड मटीरियल प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया. तो इवेंजलिस्ट तो ऐसे जिन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज भी थे, उन्होंने कहा कि आर्ग्यूड ब्रिटिश कि इंडियंस को शुड बी असिमिलेटेड टू प्रमोट सिविलाइजेशन, पर अपना कल्चर उनको हम प्रमोट कर सके एंड मटीरियल प्रॉस्पेरिटी इंडिया में प्रमोट कर. एंड इवेंजलिस्ट ऑल्सो वांटेड द एंट्री ऑफ मिशनरीज टू बी अलाउड इन इंडिया. ये कंडीशंस थी 1813 से पहले. अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को जानते हैं.
तो 1813 में फर्स्टली चार्टर एक्ट अबॉलिश ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, कि इंडिया में जो है कंपनी की अब ट्रेड मोनोपोली नहीं रहेगी, अबॉलिश कर दी। और बॉर प्लेयर्स क्यों? बिट इंडस्ट्रियलिस्ट भी आना चाहते थे अपने ट्रेड करने, राइट, अपने मार्केट सेटअप करने, तो अबॉलिश कर दी ट्रेड मोनोपोली कंपनी की इंडिया में। कॉन्टिन्यूड द मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर ट्रेड इन टी, चाय में जो ट्रेड होगी उसकी मोनोपोली रहेगी कंपनी के साथ, और ट्रेड विद चाइना उसमें भी कंपनी की मोनोपोली रहेगी। इट असर्टेड सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, एंड इट असर्टेड कि जो ब्रिटिश क्राउन की टेरिटरीज हैं, ब्रिटिश क्राउन की टेरिटरीज हैं जो कंपनी की टेरिटरी है इंडिया में। इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर एनलाइटनिंग द पीपल। इस चार्टर एक्ट ने ब्रिटिश मिशनरीज और क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया कि वो इंडिया में आए, एनलाइटन करें पीपल को। प्रोवाइडेड फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, रिवाइवल ऑफ लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंसेस अमंग इनहैबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, ये भी प्रोवाइड किया। प्लान फॉर एस्टैब्लिशिंग संस्कृत कॉलेज इन कैलकाटा, 2 ओरिएंटल कॉलेजेस इन आगरा एंड दिल्ली, एंड फाइनेंशियल एड टू एग्जिस्टिंग मदरासास, ये भी प्लान इसके अंतर्गत एस्टैब्लिश हुआ चार्टर एक्ट ऑफ 1830। इट ऑल्सो ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स, इवन ऑथराइज की लोकल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट्स जो कि म्यूनिसिपैलिटीज का, कि पर्सन्स इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन एज वेल, लाइक डायरेक्टली इनकम टैक्स वगैरह। वो क्रिटिसिज्म क्या थी एक्ट की, कि इसका इकोनॉमिक एक्ट सबसे बड़ा हुआ ताकि ये मोनोपोली तोड़ी, ब्रिटिश कंपनीज को इनवाइट किया कि वो मार्केट कैप्चर करें, उससे हुआ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट्स बनते थे, बिकते इंडिया में थे, तो इंडियन इंडस्ट्री शैटर हुई। प्रमोटेड फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया, तो वहाँ से फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स भी बढ़ी। ओपीएम ग्रोन एंड एक्सपोर्टेड, तो ओपीएम ट्रेड भी इंडिया में बढ़ती गई, तो ड्रग ट्रेड एक काइंड ऑफ इंडिया एक हब बना। फंडिंग प्रोवाइडेड फॉर एजुकेशन सो एज टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ कमिटमेंट अमंग द कंपनीज ऑफिशियल्स बाय फोर्सिंग देम टू ट्रेन द नेटिव्स, तो फंडिंग प्रोवाइड की गई एजुकेशन के लिए ताकि एक सेंस ऑफ कमिटमेंट हो अमंग कंपनी ऑफिशियल बाय फोर्सिंग देम टू ट्रेन द नेटिव्स। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1833। तो पहले हम 1793 से शुरू हुए, 1813 का भी हमने देखा, अब है 1833। तो 20 ईयर्स के लिए ये चार्टर्स थे, 20 ईयर्स और ये भी 20 ईयर्स, रिमेंबर दैट। सो इससे आप भूलेंगे नहीं, 1793, 1813, 1833 और उसके बाद भी 1853। तो इट मेड चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। अब इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1830, एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड ऑल सिविक एंड मिलिट्री पावर्स इन हिम। उसके अंदर अब सारी सिविक और मिलिट्री पावर्स वर वेस्टेड इन हिम। इट लेड टू एन एंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेड टू एंड ऑफ इट, एंड विच नाउ बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद चाइना एंड टी ऑल्सो एंडेड, तो बेसिकली उनकी मोनोपोली तोड़ दी गई, तो कमर्शियल एक्टिविटीज ईस्ट इंडिया कंपनी टोटली अब बन गई प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इवन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली थी चाय के ट्रेड में और ट्रेड विद चाइना, वो भी खत्म कर दी गई। टेरिटरीज इन इंडिया वर नाउ टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ क्राउन। अब कोई भी टेरिटरीज in India were to be governed in the name of crown, or distinction was made between executive and legislative duties of governor general in council. तो एक जो काउंसिल थी वो फर्स्ट टाइम डिस्टिंक्शन की गई, जो गवर्नर जनरल स्टैंडिंग इन काउंसिल है उसके लेजिस्लेटिव फंक्शंस एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को डिस्टिंग्विश किया गया। अ फोर्थ मेंबर वाज एडेड एज अ लॉ मेंबर। तो एज यू नो 3 मेंबर्स थे अलॉन्ग विद गवर्नर जनरल, उसको +1 एक किया गया एज अ लॉ मेंबर। तो फोर्थ मेंबर वाज एडेड एज अ लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल हु वुड ओनली पार्टिसिपेट व्हेन लेजिस्लेशन वाज बीइंग डिसाइडेड। वो तभी पार्टिसिपेट करेगा जब लेजिस्लेशन डिसाइड हो रही है, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस नहीं।
अब चार्टर एक्ट 1853 में आते हैं। तो 1853 सेपरेटेड द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। तो पहली बार डिस्टिंग्विश किया गया पहले, अब इसको सेपरेट कर दिया गया। डिस्टिंग्विश किया 1833 के चार्टर एक्ट में, 1853 में इसको सेपरेट कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। इसने प्रोवाइड किया फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स, 6 नए मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल। अब यह लेजिस्लेटिव अब बेसिकली दो बन गई, एक बन गई गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 न्यू मेंबर्स ऐड हुए। इंट्रोड्यूस्ड ओपन कॉम्पिटिशन इन सिविल सर्विसेज फर्स्ट टाइम एंड दस कवर्नेटेड सिविल सर्विसेज वर नाउ ओपन टू इंडियंस। तो ओपन कॉम्पिटिशन खोल दिया गया और फर्स्ट टाइम इंडियंस के लिए थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1853 सिविल सर्विसेज ओपन हुई इंडियंस के लिए। एंड इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल, इसने एक्सटेंड किया कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट ऑफ क्राउन। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि इन्होंने 20 ईयर्स के लिए यहाँ चार्टर नहीं एक्सटेंड किया। अब इन्होंने टाइम बताया ही नहीं, दैट वाई। सो बट एनी पर्टिकुलर पीरियड वॉज नॉट स्पेसिफाइड अनलाइक प्रीवियस चार्टर्स। सो दिस वॉज अ क्लियर इंडिकेशन कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कभी भी टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। And it also introduced local representation in Indian Central Legislative Council for first time. India local और of the 6 new legislative member जो थे गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 4 मेंबर्स जो थे वो अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। जो 6 मेंबर्स जो नए ऐड हुए थे उसमें से 4 मेंबर्स अपॉइंट किए गए बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, आगरा एंड बंगाल। इंपॉर्टेंस क्या था चार्टर एक्ट 1853 का? इट इनिशिएटेड प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया ऑन द लाइंस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल थी तो जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस था थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ऑन लाइंस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये इनिशिएट हुआ फर्स्ट टाइम। एंड इट ऑल्सो इनिशिएटेड एंट्री ऑफ इंडियंस इनटू सिविल सर्विसेज, क्योंकि 1853 में ओपन हो गया था। स्टार्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया बाय नॉमिनेटिंग इंडियंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसने? वो 4 जो मेंबर्स हुए थे किस नॉमिनेट हुए थे? तो बॉम्बे, कैलकाटा जो बंगाल है, मद्रास एंड आगरा। यहां से क्रिटिसिज्म ऑफ द एक्ट, ऑल्दो एक्ट सेपरेट कर रहा है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन, स्टिल ह्यूज कंट्रोल ऑन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द काउंसिल बेसिकली प्राइमरीली गवर्नर जनरल के पास है और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास ही। एग्जाम फॉर सिविल सर्विसेज ओपन हुआ इंडियंस के लिए, बट दे हैड टू गो टू ब्रिटेन टू अपेयर इन द एग्जाम। इंडिया में इंडियंस के लिए इंडिया में रह के एग्जाम देना पॉसिबल नहीं था। इट अलाउड इंडियंस इन द लेजिस्लेचर ओनली, बट दे वर नॉट एक्सेप्टेड एज एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। तो एज आई टोल्ड यू, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेटिव में इंक्लूड किया गया, बट एग्जीक्यूटिव जिसके पास रियल पावर थी काउंसिल गवर्नर जनरल की, उसमें नहीं इंक्लूड किया गया। अब आते हैं 1857 हो गया और रिवोल्ट हो गया, इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसने ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली कंट्रोल ले लिया इंडियन टेरिटरीज इन इंडिया का। सो दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑल्सो नोन एज द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, गुड एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया। इसने अबॉलिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, अबॉलिश कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को और ट्रांसफर कर दिया पावर ऑफ द गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज डायरेक्टली टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो भी रेवेन्यू, पावर, गवर्नमेंट की टेरिटरीज, वो सारी जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव देख रही थी अब सब ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगा। और अब से जो सारे एक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहलाए जाएंगे। तो प्रोविजंस क्या थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के? ब्रिटिश क्राउन सोवरेनिटी, सो इंडियन टेरिटरीज ऑफ ब्रिटेन वर टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्वीन। दिस विल बी डन विद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीइंग स्क्रैप्ड, सो नो मोर प्राइवेट कंट्रोल ऑन इंडियन। सो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्क्रैप कर दिया गया। तो इस एक बनाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसके पास वो सारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पावर दी गई। एंड वो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर होगा, एमपी होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट का, एंड प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट का मेंबर होगा वो। एंड ही वॉज टू बी असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स, उसके काउंसिल में 15 मेंबर्स होंगे। ही वॉज अ मीडिएटर बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो एक मीडिएटर के तौर पे काम करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ही ऑल्सो हैड द पावर टू सेंड सीक्रेट डिस्पैचेस टू इंडिया विदाउट कंसल्टिंग हिज काउंसिल। और थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफिस ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडियन अफेयर्स। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा इंडियन अफेयर से, वो थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पूछ पाएगा। लॉर्ड स्टैनले को फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। सो हम बात करते हैं प्रोविजंस ऑफ 1858, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी वॉज मेड एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मेंबर ऑफ काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्स्ट्रॉर्डनरी मेंबर बना दिएगा। लॉ मेंबर वॉज टू बी बैरिस्टर एंड अदर 3 वर कवर्नेटेड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। गवर्नर जनरल ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एंड एक्टेड एज वाइस रॉय। सो अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक और पोस्ट से जाना लग गया, वो है वाइस रॉय। सो वाइस रॉय इन केस ऑफ रिलेशन विद प्रिंस, वाइस रॉय प्राइमरली यूज किया जाता है इन रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स। सो वाइस रॉयज एंड गवर्नर्स ऑफ द वेरियस प्रेसिडेंसीज वर अपॉइंटेड बाय क्राउन। वाइस रॉय वॉज टू बी असिस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट वाइस रॉय बनाया गया इंडिया का। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल कम वाइस रॉय। एबॉलिशन, सो ये एक्ट ने अबॉलिश किया डुअल गवर्नमेंट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको अबॉलिश किया। डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स को अबॉलिश किया, जो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी, और जिससे काफ़ी टेरिटरीज ब्रिटिश ने अपने अंतर्गत अपने अंडर ली थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ऑफ द कंपनी को भी अबॉलिश कर दिया गया। प्रिंसली स्टेट्स, इट वॉज डिसाइडेड कि दैट रिमेनिंग इंडियन प्रिंसेस एंड चीफ्स जो 560 प्रिंसली स्टेट्स हैं वुड हैव देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस, उनका रहेगा, बट उनको ब्रिटिश सुजरैनिटी कि हम ब्रिटिश की सुपीरियरिटी और उनके अंडर हम काम करेंगे, दो वो इंडिपेंडेंट रहेंगे लेकिन वो एक्सेप्ट करेंगे ब्रिटिश सुजरैनिटी को। क्वींस प्रोक्लामेशन क्या था 1858 का, दैट देयर विल बी नो फर्दर एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज इन इंडिया बाय ब्रिटिश। अब वो कोई और टेरिटरी एक्वायर नहीं करेंगी। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स विल रिकॉग्नाइज पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन एंड वर टू बी ट्रीटेड एज पार्ट्स ऑफ सिंगल चार्ज। ठीक है, इंडियंस वर प्रॉमिस द फ्रीडम ऑफ रिलीजन विदाउट इंटरफेरेंस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। और इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन अंडर लॉ टू ऑल इंडियंस, ये दिया जाएगा। ये क्वींस प्रोक्लामेशन था 1858। अब इंपॉर्टेंस क्या थी इस एक्ट की कि इट लेड टू द स्टॉपिंग ऑफ फोर्स्ड एनेक्सेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिसेंटली या पहले सब्सिडरी अलायंस हो, तो इससे अब वो स्टॉप्ड फोर्स्ड एनेक्सेशन बंद हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव रॉन्ग इन इंडिया। जो पहले कंपनी बोला जाता था, बट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रॉन्ग इन इंडिया। तो क्रिटिसिज्म देखें तो दिस एक्ट मेयरली चेंज्ड रूलर, इसने रूलर को चेंज किया जो कंपनी थी बट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट नॉट द गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया, बिकॉज एक्सप्लॉयटेशन जारी थी, ऑपरेशन ऑफ मासेस जारी था एंड कंटिन्यूड इवन आफ्टर एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। और वैसे के वैसे ये ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन जारी रहा। प्रॉमिस ऑफ नॉट एनेक्सिंग इंडियन प्रिंसली स्टेट जो क्वींस प्रोक्लामेशन में था वो भी फॉल्स निकला, क्योंकि ब्रिटिश ने पॉलिसी अडॉप्ट की मेथड टू एनगल्फ इंक्रीज टेरिटरीज इन इंडिया इवन, तो वो और टेरिटरी धीरे धीरे करके अपने अंतर्गत लेते गए 1857 के बाद भी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब देयर वाज नीड राइजिंग रिसेंटमेंट अमंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंडियंस की हु डिमांडेड रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट सर्विसेज में। सो डिमांड बढ़ती जा रही थी कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए गवर्नमेंट में, सर्विसेज में। और ईस्ट इंडिया कंपनीज गवर्निंग स्टाइल जो था ऑफेंसिव था, एक्सप्लॉयटेटिव था। तो 1857 के बाद देयर वाज अ नीड टू ब्रिंग सब बैरोमीटर और सेफ्टी वॉल इन द शेप ऑफ डेलिब्रेटिव काउंसिल, कोई ऐसी काउंसिल जहां इंडियंस आके
अपना व्यू पॉइंट रख सकें और गवर्नमेंट के साथ काम कर सकें, गवर्नमेंट के अंडर काम कर सकें। तो ड्यू टू ओवर सेंट्रलाइजेशन अंडर चार्टर एक्ट, जो ओवर सेंट्रलाइज कर दिया गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट वरीड अबाउट लोकल इशूज एंड चैलेंजेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल इश्यूज के बारे में इतना वरीड नहीं थी। तो ये ओवरऑल नीड कैसे बनी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की। अब प्रोविजंस क्या थे इस एक्ट के? इट गेव रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पहली बार एक पोर्टफोलियो सिस्टम बना। इट एम्पावर्ड वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहे बोले ना बोले तो वाइसरॉय ऑर्डिनेंस इशू करता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की बिगिनिंग हुई यहाँ, इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस से जोड़ा गया। वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में ये फर्क होता है। ऑफिशियल मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल होते हैं नॉट अ गवर्नमेंट ऑफिसर, नॉट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो ये फर्क है, ठीक है। तो इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट करे वाइसरॉय ने ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। सो लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटेल एंड सन दिनकर राव। इनको कहाँ नॉमिनेट किया गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं। इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। कहाँ? बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में। लॉ मेंबर एड एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5th मेंबर, अ ज्यूरिस्ट नॉट अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, वाज एडेड टू वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल फर्दर एनलार्ज हुई। रोल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी क्रिएटेड अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वाज मेड लिमिटेड टू ओनली लेजिस्लेटिव विदाउट एनी कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंसेस। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए वो लिमिटेड रही, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के उनका कोई लेना देना नहीं था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। इंपॉर्टेंस क्या थी इस एक्ट की? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अभी भी इंडियन पॉलिटी में यूज होती है, वो इंट्रोड्यूस हुई। इट इनिशिएटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बाय इनकॉर्पोरेटिंग इंडियंस इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल फर्स्ट टाइम। नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर काउंसिल में रेज हुए बिटवीन 10 to 16 1892 से ये लॉन्ग टर्म, मतलब यहाँ से नॉन ऑफिशियल मेंबर की शुरुआत हुई। तो ओवर द पीरियड हमने देखा कि 1990 तक 60 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में आए। पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ शुरू हुआ। सो एंड अलाउड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कोप विद द स्टेडीली ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ वर्क। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को पोर्टफोलियोज दिए गए कि आप ये पोर्टफोलियो देखेंगे, ये देखें, ताकि वर्क को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्रिटिसिज्म क्या थी इस एक्ट की? डिस्पाइट इंट्रोड्यूसिंग डिसेंट्रलाइजेशन, वाइसरॉय काउंसिल कुड मेक लॉज फॉर होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट पे वाइसरॉय कुड मेक लॉज, क्योंकि उसके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आ गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड नॉट पॉसिबली बी ट्रू लेजिस्लेचर बिकॉज उनके पास ना फाइनेंस का कंट्रोल रहा, ना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहा। Council was strictly confined to legislation and it would not allow to interfere in the work of executive. Legislation on certain specified matters could only be introduced. कई matters पे तो legislation without consent of viceroy introduce हो ही नहीं सकता था, and no act passed by council was valid till it was ratified. Basically veto उसके पास थी, जितनी देर तक वो उसको ratify नहीं करेगा, sign नहीं करेगा, तब तक वो law act pass नहीं होगा। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को जानते हैं। तो अब 1858 में एक एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1861 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसके बाद आया 1892। तो रिफॉर्म्स ग्रजिंगली कंसीडर्ड वर ऑलवेज फाउंड एडी। जो भी रिफॉर्म्स लाए जाते थे उसको इनएडिक्वेट जाना गया एंड यूजुअली डिसअफेक्शन और डिमांड आई फर्दर रिफॉर्म्स लाए जाए। तो इसके लिए फर्दर एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 में। एलिमेंट ऑफ नॉन ऑफिशियल इन द एक्ट ऑफ 1861 फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस हुआ था, डिड नॉट इवन रिप्रेजेंट द पीपल। सो इट कंसिस्ट ऑफ बिग जमींदार। पहले जो हुए वो इंडियन प्रिंसेस इंक्लूड हुए या जमींदार इंक्लूड हुए या रिटायर्ड ऑफिशियल। तो इसलिए भी नीड थी। नेशनलिज्म सेकेंड हाफ सेंचुरी में बढ़ रहा था, लोगों को नेशनलिज्म के बारे में पता चल रहा था, देश के प्रति पेट्रियाटिज्म पता चल रही थी, डिबेट शुरू हो रही थी। तो इसलिए भी नीड लगा जो गवर्नमेंट को कि इंट्रोड्यूस किया जाए एक्ट। न्यू पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही थी, कांग्रेस फॉर्म हुआ था जिन्होंने डिमांड्स ले की थी फॉर मोर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट।
गवर्नर जनरल का रोल, लॉर्ड डफरिन जो थे सेंट अ प्रपोजल टू इंग्लैंड फॉर लिबरलाइजिंग द काउंसिल, तो गवर्नर जनरल का भी रोल था इसमें। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के क्या मेजर प्रोविजंस थे? फर्स्टली इसने इंक्रीज किया द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट मेंटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी ऑफिशियल के पास रहेगी, नॉन ऑफिशियल थोड़े बढ़ा दिए मेंबर। इट इंक्रीज्ड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके फंक्शन बढ़ाए, एंड गेव देम पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट, कि वो बजट डिस्कस कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चंस डाल सकते हैं। It provided for nomination of some non-official members of Central Legislative Council by Viceroy on the recommendation of Provincial Legislative Council and Bengal Chamber of Commerce, or also nomination of some non-official members of that of Provincial Legislative Council by governors on the recommendation of district boards, municipalities, universities, trade associations, zamindar and chambers. इस तरीके से भी नॉमिनेशंस को बढ़ाया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 जो था, इट अगेन फेल्ड टू मीट लेजिटिमेट डिमांड्स जो कांग्रेस ने भी उठाई थी और लोगों की भी जो डिमांड्स थी। तो वर्क्स ऑफ आर सी दत्त और दादाभाई नौरोजी ने जो लिखा, जिसमें ये पता चला कि ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया और ब्रिटिश कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, उससे ब्रिटिश की पॉलिसीज एक्सपोज हुई दैट इकोनॉमिकली रियून्ड इंडिया। ऑटोक्रेटिक पॉलिसीज लॉर्ड कर्जन की, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल उन्होंने किया 1905 में, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904, कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट, ये एक्सपोज की इंटेंशन ऑफ कॉलोनियल रूल की, डिवाइड उनका काम करना है और एक्सप्लॉइट करना है। इंडियंस इन अ फॉरेन लैंड स्पेशली साउथ अफ्रीका वर ह्यूमिलेटेड एज इंफीरियर रेस विच हर्ट द नेशनल सेंटिमेंट। फेमाइन्स एंड ब्यूबॉनिक प्लेग एनहांस्ड डिस्ट्रेस, तो आपको पता है कि फेमाइन्स आई, ब्यूबॉनिक प्लेग 1897 का, तो एनहांस्ड डिस्ट्रेस एंड मिजरी ऑफ मासेस। तो शैटरिंग ब्लो टू वाइट मैन्स प्रेस्टीज, कि फर्स्ट टाइम इंडिया को लगा कि नहीं, एशियन पावर भी जीत सकती है जब जापान ने रशिया को हराया। और इंटेंसिटी ऑफ स्वदेशी एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म क्रिएटेड इट नेसेसरी, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में बढ़ रही थी, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट कांग्रेस के विदिन बढ़ रहा था, और स्वदेशी मूवमेंट ने भी बहुत प्रेशर डाला गवर्नमेंट पे। रिफॉर्म्स वर प्रिसीडेड बाय शिमला डेपुटेशन, तो 1906 में इनफैक्ट मुस्लिम एलीट्स भी मिलकर इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी डिमांड रखी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मुस्लिम्स के लिए। तो अब प्रोविजंस देखते हैं 1909 एक्ट के। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया मुस्लिम्स के। तो 1906 में जैसे बात की, मुस्लिम सेपरेटली मिले और उन्होंने अपना पक्ष रखा गवर्नमेंट, और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड किया मुस्लिम्स को। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मीन्स मुस्लिम्स जो है वो 2 वोट रखेंगे, वो जनरल में भी वोट करेंगे और वो मुस्लिम्स के सेपरेट रिजर्व सीट पे भी वोट करेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्टिव प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट टाइम फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल्स, तो फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया इलेक्टिव प्रिंसिपल फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल। इंडियंस कुड पार्टिसिपेट इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबरशिप एक्सटेंड की गई। प्रोविंशियल काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इंट्रोड्यूस हुई, मतलब नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स थे वो मेजोरिटी में हुए। इलेक्टेड मेंबर्स जो थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। लोकल बॉडीज जो हैं एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करेंगी और वो देन दिस कॉलेज वुड इलेक्ट, मतलब डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होंगे, वो इलेक्टोरल कॉलेज सिलेक्ट करेगा provincial legislature, which in turn would elect central legislature. Or legislatures were given power to ask questions, pass resolution, or even vote on different items of budget. One Indian could now be appointed as member of Viceroy Executive Council. पहली बार वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र नाथ सिन्हा became first Indian to be appointed as a member of Viceroy's Executive Council. अगर हम इवैल्यूएशन इस एक्ट की देखें 1909 की, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टिव प्रिंसिपल्स लेड ग्राउंड वर्क फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम। रिफॉर्म्स डिड नॉट एड्रेस डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एज डिमांडेड बाय इंडियंस स्वदेशी। दो इंडियंस वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इलेक्शंस, क्वालिफिकेशंस ऑफ क्लास, कम्युनिटी एंड प्रॉपर्टी नैरोड द फ्रेंचाइज बहुत लिमिटेड था। सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज द मोस्ट डेट्रीमेंटल स्टेप, जिसने डिवाइड एंड रूल किया, डिवाइड किया कम्युनिटीज को, विच एम्ड एट डिवाइडिंग द नेशनलिस्ट रैंक्स।
ऑल्सो लोअर इनकम क्वालिफिकेशन फॉर मुस्लिम्स क्रिएटेड मिसट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिटीज. तो बजट कुड नॉट बी वोटेड अपॉन, बजट को अभी भी वोट नहीं कर सकते. नो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज कंसीडर्ड अभी तक. सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज मेड टू इनडायरेक्ट, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज सिलेक्ट करो पहले, फिर वो आगे सिलेक्ट करेंगे प्रोविंशियल काउंसिल मेंबर, फिर वो आगे सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. क्या नीड थी? तो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 डिड नॉट सेटिस्फाई एनी सेक्शन, बिल्कुल तो उनको सेटिस्फाई नहीं किया. एज वर्ल्ड वॉर वन वेंट ऑन, emergence of doctrine of self determination deeply influenced Indian public opinion. तो जैसे वर्ल्ड वॉर बढ़ी 1914 से 18 तक, तो लोग इंडियंस के अंदर भी ये आया सेल्फ डिटर्मिनेशन कि हमें अपना कंट्रोल चाहिए, हमें अपनी गवर्नमेंट चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए. तो अ कमिटी वॉज अपॉइंटेड विच टुगेदर विद द वाइसरॉय हेल्प मोन्टैगू. तो मोन्टैगू थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड थे जो वाइसरॉय थे. तो उन्होंने मोन्टैगू चेम्सफोर्ड पब्लिश की रिपोर्ट 1918 में. उसके बेस पे 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ड्राफ्ट हुआ और पास हुआ. क्या थे मेजर प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एट सेंटर रहेगा, वॉज रिप्लेस्ड बाय बाइकामल सिस्टम. सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है अब वो बाइकामल होगी. अपर हाउस लोअर हाउस, जैसे आज है राज्यसभा लोकसभा, वैसे ही फर्स्ट टाइम 1990 एक्ट ने अपर हाउस और लोअर हाउस क्रिएट किया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में. कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फर्दर एक्सटेंड की गई. सेपरेट इलेक्टोरेट सिक्स को क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को दिए गए मुस्लिम्स के अलावा. प्रोविंसेस वर गिवन पावर टू डिसाइड ऑन विमेन्स रिप्रेजेंटेशन. तो पावर दी गई प्रोविंसेस को कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि विमेन की रिप्रेजेंटेशन प्रोविंशियल असेंबली में आप कर सकते हैं कि नहीं. इट इंट्रोड्यूस ड्याकी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ड्याकी इंट्रोड्यूस की गई इन प्रोविंसेस. याद रखिए प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस में ड्याकी इंट्रोड्यूस की गई. क्या थी ये? कि बेसिकली दो टाइप के होंगे सब्जेक्ट्स, एक ट्रांसफर्ड एक रिजर्व्ड. जो ट्रांसफर्ड है उसमें लेजिस्लेटिव लॉ बना सकते हैं, रिजर्व पे सिर्फ जो है वाइसरॉय और उसका गवर्नर एंड इट्स काउंसिल. So Dyaki was introduced in the provinces, which indeed was a substantial step towards transfer of power to Indian people. However, provincial legislature was to consist of one house. तो bicameral बना central legislative assembly, but state जो provinces रहे वो unicameral रहे. It separated the provincial and central budget, with provincial legislatures being authorized to make their budgets. A high commissioner for India was appointed. तो अगर हम इसको जाने, इस तरीके से जान सकते हैं मेजर प्रोविजन. इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एट सेंटर वॉज रिप्लेस्ड बाय बाइकामल सिस्टम. एक लोअर हाउस बना जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया, और एक अपर हाउस बना जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला गया. ये पहले तो मोन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया. कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया गया. सेपरेट इलेक्टोरेट सिख क्रिश्चियन एंग्लो इंडियंस को फर्दर एक्सटेंड हुए. सेपरेट प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट बने, ठीक है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस ड्याकी प्रोविंसेस में. स्टेप्स इनिशिएटेड ट्रांसफर ऑफ पावर्स टू इंडियंस. ड्याकी मीन्स रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. एनालिसिस. दो अ स्टेप वॉज टेकन टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस बाय रेजिंग their strength to 3 in Viceroy's council, डिपार्टमेंट असाइंड टू देम वर कंपैरेटिवली अनइम्पोर्टेंट. इंडियंस को दिए भी गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उनका स्ट्रेंथ इंक्रीज किया भी क्या, जो डिपार्टमेंट उनको मिलता था वो अनइम्पॉर्टेंट होता था. नॉर वर दीज मेंबर्स मेड रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव. और इनको लेजिस्लेटिव के साथ मीन्स दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव. डिविजन ऑफ सब्जेक्ट इन टू लिस्ट वॉज नॉट क्लियर कट बेस्ड ऑन प्रॉपर कंसिडरेशन. मतलब जो ट्रांसफर्ड और रिजर्व प्रॉपरली क्लियर कट नहीं था. चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रिमेन्ड विद गवर्नर जनरल अभी भी. और कम्युनल पॉलिटिक्स ब्रिटिश की फर्दर स्ट्रेंथन हुई क्योंकि अब सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को, क्रिश्चियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए. अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और यहीं हम समाप्त करेंगे. हम इंडिपेंडेंस एक्ट 47 नहीं देखेंगे और क्योंकि ये लास्ट मेजर लेजिस्लेटिव एक्ट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया. इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935 कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं जाएंगे जो नवंबर दिसंबर 1932 में हुई आफ्टर अटेंडिंग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो डिस्कशन लेड टू कमिंग अप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 विच वॉज लॉन्गेस्ट एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, सबसे बड़ा आज तक का एक्ट था. प्रिंसिपल सोर्सेज इंक्लूडेड वर साइमन कमीशन रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कशंस, व्हाइट पेपर एंड लोथियन कमेटी रिपोर्ट. ये सोर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के. क्या थे मेन फीचर्स, पहले तो फेडरल लेवल या सेंट्रल लेवल पे जान लेते हैं. सब्जेक्ट्स को अब ड्याकी जो है वो सेंटर में इंट्रोड्यूस की गई. तो सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर. दो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड फॉरेन अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर एटसेट्रा, जो डायरेक्टली गवर्नर जनरल गवर्न करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हु वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. For transferred subject, advice of elected ministers was important, who was responsible to the legislature. Governor General was given discretion in special condition. तो ये स्पेशल कंडीशंस में अभी भी वीटो दी गई थी गवर्नर जनरल को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के लिए. लेजिस्लेचर बाइकामल रहेगा, टू हैव अ परमानेंट काउंसिल ऑफ स्टेट्स रहेंगी परमानेंट, टू बी पार्टली डायरेक्टली इलेक्टेड, एंड लोअर हाउस जो होगा 5 ईयर टर्म के साथ रहेगा, वो भी पार्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड. लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है डिवाइड रहेंगी फेडरल में, प्रोविंशियल में, कॉन्करेंट लिस्ट में. पावर टू मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मिनिस्टर्स वाज गिवन ओनली टू लोअर हाउस. जो लोअर हाउस रहेगा वही नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मिनिस्टर्स ला सकता है. और रेजिडुअरी पावर्स जो रहेंगी, जो नहीं मेंशन है लिस्ट में, वो सारी पावर्स रहेंगी गवर्नर जनरल के पास. तो प्रोविंशियल लेवल्स पे क्या फीचर्स थे प्राइमरी. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिप्लेस ड्याकी. जो अब ड्याकी जो थी वो खत्म कर दी गई प्रोविंशियल लेवल में, और अंडर दिस एक्ट एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिप्लेस कर दी गई. मतलब अब पूरी पावर प्रोविंस के पास रहेगी. वर नाउ टू डिराइव लीगल अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम क्राउन एंड प्रोवाइडेड विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. जो एग्जीक्यूटिव क्राउन अथॉरिटी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नर, और गवर्नर वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद स्पेशल पावर्स इन केस ऑफ माइनॉरिटीज, लॉ एंड ऑर्डर, प्रिंसली स्टेट्स एटसेट्रा. ही वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद इमरजेंसी पावर्स. लेजिस्लेचर जो है सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज टू बी अप्लाइड इवन इन प्रोविंशियल लेवल. डायरेक्ट इलेक्शन जो होगा टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर रहेगा, डायरेक्ट रहेगा इलेक्शन. और मिनिस्टर्स वर टू एडमिनिस्टर ऑल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बीइंग आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू तो पहले ट्रांसफर थे, रिजर्व थे, अब कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं. जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो एडमिनिस्टर करेंगे, एंड दे वर आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, एंड इट कुड लेजिस्लेट ऑन प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट्स. अदर प्रोविजंस जो इंक्लूड किए गए, फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया विद एपलेट एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. हाउएवर इन सर्टन केसेस अपील्स आर टू बी मेड टू द प्रिवी काउंसिल लंदन. तो एक फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया जिस पावर ऑफ अपील और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसको पावर दी गई. कई केसेस में अभी भी प्रिवी काउंसिल लंदन के पास कई अपील्स जाती थी. एक्ट एस्टैब्लिश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया. कम्युनल एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर रिटेन्ड, उसको कंटिन्यू रखा, एंड इवन एक्सटेंडेड टू ग्रुप्स सच एज एंग्लो इंडियन एंड इंडो क्रिश्चियंस को भी एक्सटेंड किया गया. विमेन वर गिवन रिजर्वेशन इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर, उनको रिजर्वेशन दी गई. एंड इलेक्टोरेट जो है जो इलेक्ट करेगा ड्यू टू हाई प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन, सिर्फ 10% ऑफ पॉपुलेशन को फ्रेंचाइज मिली. तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं थी ये, सिलेक्टेड फ्रेंचाइज थी 10% लोगों को. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेजर फीचर्स रिवाइज कर लेते हैं. डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर्स, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. रेजिडुअरी पावर वाइसरॉय के साथ रहेगी. ड्याकी को प्रोविंसेस में अबॉलिश कर दिया पर इंट्रोड्यूस किया सेंटर में. ए बाइकामलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस इंट्रोड्यूस हुई. सेपरेट इलेक्टोरेट्स, एससीज, विमेन एंड लेबर्स. एबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड आरबीआई, फेडरल कोर्ट, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन. राइट, तो इसका एवेल्युएट कर लेते हैं. तो जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब 1935 एक्ट एज अ मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस हुई जो अच्छी बात थी. एक्ट डिड नॉट मेंशन डोमिनियन स्टेटस. तो डोमिनियन स्टेटस जो पहले डिमांड हो रहा था नेहरू रिपोर्ट में वो भी नहीं दिया. फंडामेंटल राइट्स एज मेंशन्ड इन नेहरू रिपोर्ट, they even were not given. The act was riddled with safeguards which were designed to protect British interest. Act का प्राइमरी एजेंडा ये था कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को बचा के रखा जाए. It provided for limited responsible government, only limited responsible. Dyaki at center was still provided, though opposed by Simon Commission. And retainment of separate electorate showed कि अभी भी ब्रिटिश कम्युनल लाइन्स पर खेल रही है. तो इसी के साथ हमने अपनी जर्नी की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक, जिसमें हमने कवर किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773,
फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट्स में हमने कवर किया 1793, 1813, 1833, 1853। इसके बाद हम गवर्नमेंट एक्ट्स या काउंसिल एक्ट्स, गवर्नमेंट के काउंसिल एक्ट्स, इनको देखा जो 1858 से शुरू हुआ, 1861, 1892, 1909, 1919 और फाइनली 1935। इसके सब के बारे में हमने अच्छे से जाना है। आई होप ये वीडियो आपको जो भी डाउट्स हैं इन टॉपिक्स पे, बिकॉज बहुत क्वेश्चन इस पे आते रहे हैं और बहुत कन्फ्यूजन बच्चों में रही है, सारी कन्फ्यूजन आई होप क्लियर हो गई होगी इस इंटायर प्रेजेंटेशन से, एंड इन सीक्वेंस हमने इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। तो दैट इज़ वेयर वी कंक्लूड दिस टॉपिक, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।